राहुल गांधी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निशाना, क्या बयान दिया गया है। मनुस्मृति और भगवान राम पर सवाल उठाते भारत की विरासत पर टिप्पणी की जाती है, ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। राहुल यूपी को बदनाम करते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर आपकी पार्टी प्रश्न खड़ा करती है और लोकतंत्र के प्रति आपकी निष्ठा क्या है, ये तो इस देश ने 1975 में आपातकाल की काली साया को देखा है। आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, सतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए। आप क्यों अर्बन नक्सलियों के हाथों भारत की वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को खराब करना चाहते हैं? क्यों भारत की विरासत को बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? आपसे एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा देश रखता था, लेकिन आपने उन भूमिकाओं को भी बर्बाद कर दिया, समाप्त कर दिया है। आपने अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह अपने आप को अलग कर दिया और यही कारण है कि अमेठी, ये रायबरेली इस परिवार को ढोता तो रहा, लेकिन इस क्षेत्र के सामने पहचान का संकट भी इस परिवार ने हमेशा खड़ा किया। मुख्यमंत्री योगी को आप सुन रहे थे। बढ़ते आगे बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। आतंकिस्तान पर सनसनीखेज पर्दाफाश हुआ है। खबर क्या है? पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के बढ़ते नेटवर्क का दावा। सिंध में लश्कर-ए-तैयबा नेताओं के गुप्त दौरे और बैठकों की खबर है। आतंकी सैफुल्लाह कसूरी और अब्दुल रऊफ के गुप्त दौरे की खबर है। युवाओं की भर्ती और संगठन विस्तार के लिए दौरा। कुछ महीने पहले खबर आई थी कि युवाओं की भर्ती हो रही है। 6 महीनों में 7 से ज्यादा नए मरकज, मस्जिदें बनने का पर्दाफाश। हमने आपको यह भी बताया था कैसे एक बार फिर से मरकजों के निर्माण का काम किया जा रहा है, रेनोवेशन का काम किया जा रहा है। और अब एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान में लश्कर नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। तो सैफुल्लाह कसूरी, और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नेटवर्क को तो बढ़ाया जा ही रहा है, इससे पहले भी कई बयान भी सामने आ चुके हैं। इसके अलावा युवाओं की भर्ती होने की खबर थी। अब ये तस्वीरें देखिए, पाकिस्तानी सुरक्षा बल और इस बीच आतंकी यहां पहुंचे हैं, जिसको लेकर सवाल उठ रहा है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आतंकिस्तान में इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जहां भारी सुरक्षा दी गई है आतंकियों को। पाकिस्तान में लश्कर का नेटवर्क विस्तार समझ लेते हैं। क्या है खबर? पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के बढ़ते नेटवर्क का दावा किया जा रहा है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में सिंध पहुंचे लश्कर-ए-तैयबा के बड़े नेता सैफुल्लाह कसूरी, अब्दुल रऊफ के गुप्त दौरे की खबर है। दोनों को कड़ी सरकारी सुरक्षा मिलने की खबर है। जो तस्वीरें अभी आप देख रहे थे, सरकारी सुरक्षा के बीच पहुंचे हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में ले जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। सिंध में भी स्थानीय कमांडर फैसल नदीम से बैठक की खबर है। स्थानीय कमांडर और आईएसआई से लोगों से मुलाकात का दावा भी किया जा रहा है। युवाओं को लश्कर से जोड़ने की रणनीति पर भी चर्चा हुई है और पीएमएमएल की राजनीतिक गतिविधियां बढ़ाने पर भी बातचीत संभव। 6 महीने में 7 से ज्यादा मरकज और मस्जिद का निर्माण किया गया है और इसकी प्लानिंग है। नेटवर्क विस्तार पर बड़ी रकम खर्च होने की जानकारी भी दी गई है। अंजू निर्वाण हमारी सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुकी है, उनका रुख कर लेते हैं। अंजू, इससे पहले खबर आई थी कि कैसे युवाओं की भर्ती की प्लानिंग की जा रही है और अब लश्कर-ए-तैयबा के नेता पहुंचे, वो भी सरकारी सुरक्षा के बीच। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन अब सिंध तक नेटवर्क फैलाने की पैठ। जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो अपने आतंकवाद को लगातार फैलाता रहा है और वहाँ की जो सरकार है और जो वहाँ की आर्मी है उनका यही काम है। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने
जैश के लश्कर के बहुत सारे हाइडआउट को डिस्ट्रॉय किया था। लेकिन आपको बता दूं कि पिछले 6 महीने में इनको लगातार दोबारा बनाने की कोशिश की गई है, बनाया जा रहा है और दोबारा से नई भर्ती की प्रक्रिया जो है वो पाकिस्तान में आतंकी की जा रही है। पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा तेजी से अपना नेटवर्क फैला रहा है और सैफुल्लाह कसूरी जैसे शीर्ष नेताओं ने सिंध का दौरा किया है, जहां उन्हें संरक्षण मिला है और एनईटी छात्रों और युवाओं की भर्ती की प्रक्रिया जो है उन्होंने वहां पर शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 6 से 7 महीने में ज्यादा नए मरकज और मस्जिदें बनाई गई है। वहीं पीएमएमएल की राजनीतिक गतिविधियां भी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है और लश्कर की जो बढ़ती गतिविधियां हैं उस पर भी पाक एजेंसियों से सवाल किया जाना चाहिए कि किस तरह की वहाँ की राजनीति है और किस तरह की वहाँ की आर्मी है कि लगातार जो है आतंकियों के साथ मेल जोल बढ़ा के और आतंकियों की जो गतिविधि है उसको बढ़ाती है। जी बिल्कुल, लगातार ऐसी तस्वीरें आती रही हैं और इस पर ये सवाल उठना लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजू निर्वाण, आपको जानकारी दे रही थी। अब पाकिस्तान से आ रही एक खबर का रुख कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह जैश हेडक्वार्टर दोबारा तैयार। एक और खबर पाकिस्तान से जुड़ी, जहां ऑपरेशन सिंदूर में तबाह जैश हेडक्वार्टर दोबारा तैयार करने की खबर है। यहां बहलावलपुर में ध्वस्त गुंबदों की फिर से मरम्मत की जा रही है। तो बहावलपुर में एक बार फिर से मरम्मत हो रही है गुंबदों की। नया संगमरमर, प्लास्टर और पेंट लगाया गया है। ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरीके से भारत की तरफ से कई आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया था, तबाह किया गया था और वो सबूत भी पेश किए गए थे भारत की तरफ से। अब बहावलपुर हेडक्वार्टर को एक बार फिर से तैयार किया जा रहा है। ये देखिए पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं, पहले की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहां पर प्रहार किया गया था और ये इमारतें क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही हैं, गुंबद क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहे हैं। और अब दूसरी तस्वीर जहां एक बार फिर से निर्माण कार्य शुरू हो गया है, एक बार फिर से तैयार हो रहा है जैश का हेडक्वार्टर। तो जैश का बहावलपुर ठिकाना फिर बनकर तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हो गया था ये हेडक्वार्टर और निर्माण के बाद का वीडियो भी आपको दिखा रहे थे। पहले और बाद की तस्वीरों में अंतर। रिपोर्ट में 15 महीने में फिर से निर्माण की बात सामने आ रही है। ध्वस्त गुंबदों की फिर से मरम्मत का दावा है। नया संगमरमर, प्लास्टर और पेंट लगाया जा रहा है। पूरी इमारत की मरम्मत किए जाने का दावा है। मरम्मत पर 25 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च हुए हैं। मदरसा अल सबीर का भी दोबारा निर्माण जारी है। जैश कमांडरों के ठिकानों की मरम्मत का दावा है। तस्वीरें आपके सामने। और बहावलपुर में 18 एकड़ में फैला है पूरा परिसर। आपको याद होगा बहावलपुर में किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने आतंकी अड्डे को नष्ट कर दिया था, तबाह कर दिया था। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हो गया था और एक बार फिर से तैयार हो रहा है। और आगे बढ़ते हुए अब बात चंडीगढ़ की करते हैं। चंडीगढ़ में आईईडी वाली साजिश किसकी है? बेहद सनसनीखेज खबर है जो देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले शहर चंडीगढ़ से है। चंडीगढ़ को बॉम्ब धमाकों से दहलाने की एक बहुत बड़ी खौफनाक साजिश को नाकाम किया गया है। चंडीगढ़ के सबसे व्यस्त इलाके सेक्टर 43 बस स्टैंड के बिल्कुल पास एक संदिग्ध आईईडी यानी टाइम बॉम्ब बरामद हुआ है। जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की भनक लगी, पूरे चंडीगढ़ पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया और सील किया गया। क्या चंडीगढ़ किसी बड़े आतंकी हमले के निशाने पर था? सवाल ये। इस भीड़भाड़ वाले बस स्टैंड पर मौत का ये सामान किसने और किस मकसद से प्लान किया था? सवाल ये भी, क्या इसके पीछे सीमा पार बैठे आकाओं का हाथ तो नहीं है? ये भी सवाल उठ रहा है। अपडेट जान लेते हैं। चंडीगढ़ को दहलाने की साजिश नाकाम। पुलिस ने बरामद किए आईईडी हथियार। दरअसल सेक्टर 43 बस स्टैंड के पास बॉम्ब मिला है। पुलिस को संदिग्ध विस्फोटकों की सूचना मिली थी, जिसके बाद यह आईईडी बरामद किया गया है। तो बॉम्ब मिलने के बाद अलर्ट पर चंडीगढ़ पुलिस है। सेक्टर 43 बस स्टैंड के पास बॉम्ब मिला, जिसके बाद अब पुलिस की टीम अलर्ट। संदिग्ध आईईडी हथियार मामले में 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश की जा रही थी। अभियुक्तों के पास संदिग्ध आईईडी। चंडीगढ़ के थाना 36 में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस की लोगों से अफवाहों से बचने की अपील भी है।
तो चंडीगढ़ को दहलाने की साजिश, 3 अभियुक्त, एक साजिश और टारगेट कितने ये आपको बताते हैं। दरअसल हजारों बेगुनाह टारगेट पर थे, 3 अभियुक्त हैं, एक साजिश रची जा रही थी, तीनों को पकड़ा गया है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है, कहां तक नेटवर्क फैले थे, कहां तक तार जुड़े थे। पुलिस ने बरामद किए आईईडी हथियार, सेक्टर 43 बस स्टैंड के पास बॉम्ब बरामद हुआ। संदिग्ध विस्फोटकों की सूचना मिली थी और 3 संदिग्ध आरोपियों को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के पास से संदिग्ध आईईडी मिली थी। बॉम्ब मिलने के बाद अलर्ट पर पुलिस की टीम है और अब छानबीन की जा रही है। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। मोहित, इस साजिश के बारे में क्या जानकारी मिली है, कहां तक तार जुड़े हुए हैं, क्या प्लानिंग की जा रही थी और इन 3 अभियुक्तों के अलावा क्या कोई और भी शामिल? देखिए, रात भर की तफ्तीश के बाद अब जो एक फ्रेश जानकारी हमारे पास आई है, जो कि चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से जारी की गई है, उसके मुताबिक बब्बर खालसा इंटरनेशनल टेरर ग्रुप का ये आतंकी मॉड्यूल था, जिसके अंदर ये 3 आतंकी थे। तीनों की उम्र 19 से 21 साल है और इनको सोशल मीडिया के माध्यम से बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जो आतंकी हैं, जो कि विदेशों में बैठकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने साथ जोड़ा था। लेकिन एक बड़ी बात यह है, जो चंडीगढ़ पुलिस ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस नोट भेजा है, कि 5 किलो जिलेटिन की छड़ें भी बरामद की गई हैं। तो चंडीगढ़ में कोई बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की तैयारी थी। मैं पीछे सबसे पहले आपको ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर यह पूरा विस्फोटक रिकवर किया गया है। और आपको बता दें कि विस्फोटक रिकवर करने के साथ ही जो 3 लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें लवप्रीत सिंह 19 साल, जशनप्रीत सिंह 21 साल और प्रभमीत सिंह 19 साल। ये 3 लोग हैं जिनकी उम्र 19 से 21 साल के बीच है और इन तीनों ने ही इस आतंकी वारदात की पूरी साजिश रची थी। इनके पास से 5 किलोग्राम की विस्फोटक सामग्री, जिसमें जिलेटिन की स्टिक्स है, एक डेटोनेटर और एक रिमोट कंट्रोल सिस्टम लगा आईडी, एक पिस्टल, एक मैगजीन और 5 कारतूस बरामद किए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ तो उसको समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जहां मैं देखिए इस टी पॉइंट पर खड़ा हूं, जहां ये पीछे इस खाली इलाके से ये विस्फोटक बरामद किया गया और सामने ही एक तरफ सेक्टर 43 की कोर्ट है, जहां पर हजारों लोग रोजाना आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है चंडीगढ़ की, और दूसरी तरफ चंडीगढ़ का सेक्टर 43 का ISBT है, जहां पर दूसरे राज्यों से, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कई इलाकों से जो बसें हैं वो चंडीगढ़ पहुंचती हैं। तो क्या टारगेट था, कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी थी, इसकी जांच हो रही है। लेकिन फिलहाल ये पता लग चुका है कि तीनों आतंकी बब्बर खालसा इंटरनेशनल का एक नया टेरर मॉड्यूल तैयार कर चुके थे और चंडीगढ़ में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। 5 किलो विस्फोटक जिसमें जिलेटिन की स्टिक्स हैं, तो वो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि कोई बड़ा टारगेट था। फिलहाल इन तीनों को रिमांड पर लेकर जिस तरीके से बरामद की हुई है। ठीक, आपने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहित जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे और बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। दरअसल फर्जी एयरलाइंस जॉब रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी किया करते थे। दिल्ली साइबर पुलिस ने भांडाफोड़ किया है फर्जी एयरलाइंस का। पता चला है फर्जी एयरलाइन जॉब दिलाने का नाटक किया करते थे, नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे ऐठा करते थे। फर्जी एयरलाइन जॉब रैकेट के बारे में पता चला है, कितने लोग इससे जुड़े थे। दिल्ली साइबर पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने अभी तक 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और एक फर्जी इंस्टीट्यूट भी चला रहे अभियुक्त के बारे में पता चला है। आप सोचिए, एक फर्जी इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा था, कैसे मासूमों को गुमराह किया जा रहा था, कितने लोग इससे जुड़े होंगे। सवाल यह कि आखिर फर्जी नौकरी के नाम पर लोगों को ठगने वाला ये गिरोह अब तक कितने लोगों को शिकार बना चुका है, कितने लोगों को सपने दिखाकर बर्बाद कर चुका है और कब से नौकरी के लिए भटक रहे लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने। एयरलाइंस के नाम पर ठगी, यहां नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। आप तस्वीरें देख रहे थे उन अभियुक्तों की जिनको पकड़ लिया गया है। लेकिन क्या इस पूरी ठगी की वारदात में और लोग भी शामिल थे? ब्रिटिश एयरवेज के नाम पर धोखाधड़ी की जाती थी। फ्यूचर विंग्स लर्निंग नाम से फर्जी इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा था। बेरोजगार लोगों से मोटी रकम ऐंठी जाती थी। दिल्ली की साइबर पुलिस ने 6 अभियुक्तों को पकड़ लिया है। सेंट्रल दिल्ली पुलिस ने फेक एयरलाइंस जॉब रैकेट के एक बड़े गिरोह को पकड़ा है और उसके 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये लोग
लोगों को ब्रिटिश एयरलाइंस में जॉब दिलाने का झांसा देते थे। बाकायदा नोएडा के गौर सिटी में इन्होंने अपना एक दफ्तर खोल रखा था। सेंट्रल जिला पुलिस ने इस गिरोह को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि ब्रिटिश एयरवेज एंड फ्यूचर विंग्स लर्निंग इंस्टीट्यूट के नाम से बताते थे। ये अपना एक इंस्टीट्यूट जिसमें ट्रेनिंग करके ये लोग ब्रिटिश एयरलाइंस में आसानी से जॉब हासिल कर सकते हैं। और बाकायदा पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडिया के तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर लोगों को फोन करके ये लोग झांसा देते थे और उसके बाद एक बड़ी रकम ट्रेनिंग के नाम पर अपने खातों में मंगाते थे कि उनके ब्रिटिश एयरलाइंस के जो ट्रेनिंग सेंटर बनाया है उससे उनको ट्रेनिंग मिलेगी और अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करने का झांसा देते थे और एयरवेज में नौकरी लगवाने के नाम पर उनसे एक मोटी रकम अपने खातों में ट्रांसफर कराकर फरार हो जाते थे। फिलहाल पुलिस ने इस गैंग के 6 लोगों को पकड़ा है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। कैमरामैन विपुल के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। और दिल्ली से एक और बड़ी खबर है। लक्ष्मी नगर में फर्जी जॉब प्लेसमेंट कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ है। एयर इंडिया का HR अधिकारी बताकर फर्जीवाड़ा। ग्राउंड ड्यूटी में नौकरी के नाम पर झांसा देते थे। UPI से अलग अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर किया करते थे। ट्रांसफर करा लेते थे रकम, लोगों को शिकार बनाते थे। ATM के जरिए ये पैसे निकालते थे। तो ठगी की रकम ATM के जरिए निकाला करते थे। तो कई लोगों को शिकार बना रहे थे, ठगी की रकम लिया करते थे, ग्राउंड पर नौकरी देने की बात करते थे। एयर इंडिया का HR अधिकारी बताकर फर्जीवाड़ा करते थे। कहते थे ग्राउंड ड्यूटी की नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी के नाम पर पैसे ले लिया करते थे, पैसे ठग लेते थे और फिर अलग अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर कराकर ATM के जरिए पैसे निकालकर इनका इस्तेमाल किया करते थे। कब से ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, कौन कौन इसमें शामिल है, अब हर पहलू से जांच चल रही है। और पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पुनीत, एयर इंडिया की जो फर्जीवाड़े की खबर सामने आई थी कि एयर इंडिया के नाम पर किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, लोगों को शिकार बनाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि उनको नौकरी दिलाएंगे, लेकिन उसके नाम पर उनसे पैसे ठगे जा रहे थे। कितने लोगों को अब तक शिकार बनाया जा चुका है? 6 अभियुक्तों की तो गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन पुलिस को इस पूरे नेटवर्क के बारे में और क्या जानकारी मिली है? देखिए, ब्रिटिश एयरवेज के नाम पर यह पूरा फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। ब्रिटिश एयरवेज में नौकरी दिलाने के नाम पर यह ठगी की जा रही थी। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो दिल्ली के बाहर भी लोगों को ठग लेते थे। हमारे साथ एडिशनल DCP प्रशांत चौधरी हैं। सेंट्रल जिला पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है। सर, किस तरीके से ये काम कर रहे थे और इनका जो ब्रिटिश एयरवेज है किस तरीके से इन्होंने उसके नाम का इस्तेमाल किया? इन्होंने एक डोमेन नेम बनाया, वेबसाइट बनाई ब्रिटिश एयरवेज के नाम से, जिसमें स्पेलिंग चेंज थी ब्रिटिश की, जो कि काफ़ी लोग देखते नहीं है उस चीज़ को। तो हमारे पास शिकायत आती है 10 जून को कि उनके साथ फेक जॉब के नाम से ठगी हुई है। उन्होंने अप्लाई किया था ब्रिटिश जॉब एयरवेज पे, लेकिन उनको बोला कि आपको कोर्स करना पड़ेगा, कोर्स हमारा मैंडेटरी है। तो कोर्स उनको करवाया गया। कोर्स के बाद उनका इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू में उन्हें फेल किया, तो उन्हें जस्टिफाई सा किया गया कि भाई आप फेल हो गए हैं, इसलिए आपके पैसे हम रिफंड नहीं कर सकते। तो इस टाइप की चीटिंग हमारे सामने आई। फिर हमने पूरा देखा तो इनके पास कोई सेटअप ही नहीं है ट्रेनिंग कराने का, और ना इनके पास कुछ जॉब दिलाने का कुछ है, और ये वेबसाइट भी पूरी फेक है और इनका सेटअप भी सारा फेक है। तो इसलिए हमने फिर केस दर्ज किया इसमें, कॉन्स्पिरेसी में, फॉर्जरी में, चीटिंग में। तो सर, ये पूरा जो चला रहे थे गैंग, ये नोएडा से इनका क्या लिंक है और टेलीग्राम का किस तरीके से इस्तेमाल होता है? ये नोएडा के रहने वाले हैं। जो मेन अक्यूज इनका है संदीप, वो नोएडा का रहने वाला है और उसने पहले भी इस तरीके के फेक रैकेट में काम कर रखा है। तो उसे मोडस ऑपरेंडी पता थी कि कैसे चीटिंग करते हैं, कैसे एक फ़ेक इनको सेटअप खोलना है, फेक एयरलाइंस के नाम से खोलना है। जैसे कि नामी गिनामी एयरवेज है, तो इसके नाम से काफ़ी लोग आ भी जाते हैं। और इन्होंने बोला कि जैसे कोर्स कराना पड़ेगा, तो इन्होंने चीज़ों को जेन्युइन सा रखा कि ऐसे जेन्युइन प्रोसेस लग रही है। टेलीग्राम से किस तरीके से नंबर लेते थे और टेलीग्राम का इस्तेमाल ये लोग करते थे टारगेट को फंसाने में? काफ़ी फ्रॉडस्टर्स आजकल टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं, जिस पे जो कि डाटा है, सेंसिटिव डाटा लोगों का, जो कि जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वैसा डाटा वहाँ पे कई बार बाइंग सेलिंग उसकी होती है। उस पर हमारी टीम अभी काम कर रही है। सर, दिल्ली के अलावा भी तमाम जगह के कंप्लेनेंट सामने आए। कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ के लोगों को इन्होंने टारगेट किया? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के लोग अभी सामने आए हैं, और बाकी
हमारे पास अभी तक टोटल 10 एनसीआरपी की कंप्लेंट्स हैं पोर्टल की, जहां पे लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज की है। देखिए 10 कंप्लेंट सिर्फ सेंट्रल दिल्ली पुलिस को मिली है, इसके अलावा कई और लोगों को इन्होंने ठगा है। लगातार इनको कंप्लेंट मिल रही थी, जिसके बाद ये पता चला कि कैसे ब्रिटिश एयरवेज में नौकरी दिलाने के नाम पर ये लोग ठगी कर रहे थे और फिलहाल 6 आरोपियों को सेंट्रल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, दो अलग अलग खबर एक जैसी सामने आई है, जहां नौकरी देने के नाम पर लोगों से पैसे ठग लिया करते थे। पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आप भी ऐसे लोगों से बचकर रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि इनकी नजर आपकी गाड़ी कमाई पर है। बढ़ते आगे, अब बात अमरावती से आई उस दर्दनाक खबर की करते हैं जिसने मासूम बच्चों की जान ले ली है। अमरावती के जिला महिला अस्पताल के एनआईसीयू में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि वेंटिलेटर में धमाका होने के बाद एनआईसीयू में आग भड़की। आग इतनी भीषण थी कि पूरा इंसेंटिव केयर यूनिट उसकी चपेट में आ गया और हादसे के वक्त अस्पताल में भर्ती 6 बच्चों को वेंटिलेटर से सुरक्षित निकालकर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब सवाल सिर्फ आग लगने का नहीं है, सवाल यह है कि एनआईसीयू जैसे संवेदनशील वार्ड में सुरक्षा के इंतजामों में आखिर ऐसी चूक कैसे हो गई और इस दर्दनाक हादसे के लिए जिम्मेदार आखिर है तो कौन है। अब अपडेट जान लीजिए। महाराष्ट्र के अमरावती में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां जिला अस्पताल के एनआईसीयू में वेंटिलेटर फट गया। वेंटिलेटर में तेज धमाके के बाद आग लग गई और अस्पताल में आग लगने से 3 बच्चों की जान चली गई, 3 बच्चों की मौत हो गई। एनआईसीयू में आग से 6 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अमरावती अस्पताल में आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। सीएम फडणवीस ने अग्निकांड पर दुख जताया है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमरावती से। 3 बच्चों की जान चली गई, 6 बच्चों को सुरक्षित बचाया गया। मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं उच्च स्तरीय जांच के। आपको सुनाते हैं अस्पताल में भर्ती बच्चों के परिजन क्या कह रहे हैं। तकरीबन 3 बजे के टाइम आग लगी। हाँ, और हमको बाहर कर दिएगा और बच्चे इधर से उधर, हम समझो हमको तो होश ही ठिकाने नहीं थे कि ऐसे क्या हो गया। बच्चे का है, हमारे बच्चे का है, बताओ बताओ, तो बता ही रहे। बाद में हमको बताया 4 बजे के टाइम 5 बजे के टाइम पे तुम्हारे बच्चे अपने वहाँ भेज दिए, वहाँ जाओ देखो। हाँ, डॉक्टर 3 नंबर आईसीयू रूम में एडमिट थे। अच्छा, आप कौन से गाँव से आया? हम यही के अमरावती के। अस्पताल में अग्निकांड। अमरावती के अस्पताल में दर्दनाक हादसा हुआ और अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में आग लग गई। स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में 3 बच्चों की मौत हो गई। अस्पताल में भर्ती 6 बच्चों को बचा लिया गया। आप सुन रहे थे परिजनों की तरफ से क्या बताया गया, कैसे हादसा हुआ। वेंटिलेटर में जोरदार धमाका और धमाके के बाद एसएनसीयू में आग लग गई। आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। सीएम फडणवीस ने हादसे पर दुख भी व्यक्त किया है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मृतकों के परिजनों को 5 लाख की मदद की बात भी कही गई है। तो हादसे के बाद अस्पताल पहुंची अमरावती की विधायक सुलभा ने क्या कहा, आपको बताते हैं। अमरावती विधायक सुलभा खोटके ने क्या बयान दिया है, पहले वो सुनिए। नुकतंच आपल्या अमरावती शहरामध्ये आपण हे 200 बेडचं महिलांचं हॉस्पिटल आपण ओपन केलं आणि त्यामध्ये खऱ्या अर्थानं लहान बालक असेल, महिला असेल, यांच्या संदर्भात हे चांगले व्यवस्थित असं हॉस्पिटल आपण ओपन केलं। परंतु आजची ही घटना म्हणजे विचार करणारीच आहे, कारण एवढ्या नवीन बिल्डिंगमध्ये असं होणं या ठिकाणी फार घातक आहे। आज जी घटना घडली ही खरंच निषेध करण्यासारखी आहे आणि या ठिकाणी असणाऱ्या हॉस्पिटलचा वरच प्रश्न आता निर्माण झालेला आहे। आणि या माध्यमातून या ठिकाणी असं असलेलं व्हेंटिलेटर फुटलं आणि त्यामुळे 3 बालक या ठिकाणी गेले। बाकीचे 9 बदले 6 बालक यांना आपण बाहेर हे केलेलं आहे। बढ़ते आगे, गुरुग्राम के रेस्टोरेंट में सैंडविच से कीड़ा निकला है। बड़ी खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम के रेस्टोरेंट में सैंडविच में कीड़ा निकला, जिसके बाद वन होराइजन सेंटर के रेस्टोरेंट का ये मामला बताया जा रहा है, जिसके बाद शिकायत की गई है। ये देखिए तस्वीरें। आधा सैंडविच खाने के बाद ये कीड़ा नजर आया। ग्राहक ने रेस्टोरेंट पर लापरवाही का आरोप लगाया। रेस्टोरेंट ने फोन कर ग्राहक से माफी भी मांगी है। गुरुग्राम का ये मामला है। ये कुछ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो चाट है जहां रेस्टोरेंट की तरफ से माफी मांगी गई ग्राहक से। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहां सैंडविच में अचानक से कीड़ा निकला है, और दूसरी तस्वीर आपको चाट्स की दिखा रहे हैं जहां रेस्टोरेंट की तरफ से ग्राहक से माफी मांगी गई है और कहा गया है कि अब मामले में जांच की जाएगी, आखिर ऐसे कैसे हो गया।
तो जिस रेस्टोरेंट के सैंडविच में कीड़ा मिला, उसने ग्राहक से व्हाट्सएप पर अपना माफी संदेश भेजा। आपको उसके अंश बता देते हैं कि आखिर क्या लिखा गया है। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ये देखिए कैसे यहाँ कीड़ा निकला हुआ दिखाई दे रहा है। आधा खाने के बाद ये ग्राहक को समझ में आया, जिसके बाद शिकायत की गई। OHC में आपके हालिया अनुभव के संबंध में आपसे बात करनी है, ये मैसेज किया गया रेस्टोरेंट की तरफ से ग्राहक को, रेस्टोरेंट सदस्य की तरफ से। और इसको लेकर कहा गया कि कृपया मुझे बताएं कि आपको किस समय फोन करना उचित रहेगा। इतना ही नहीं, माफी मांगने के लिए उनकी तरफ से एक मैसेज भी लिखा गया था, जिससे कि बात हो सके और आपके लिए सुविधाजनक ये पूरा इंसिडेंट रहे। क्या कोई खास विषय है जिस पर आप चर्चा करना चाहते हैं? ये ग्राहक की तरफ से कहा गया। रेस्टोरेंट सदस्य का रिप्लाई, आपके साथ जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव रहा और उसके लिए उसी के संबंध में बात करना चाहते थे रेस्टोरेंट के सदस्य। रेस्टोरेंट की तरफ से मैसेज किया गया, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपको मैसेज कर रहा हूं और फोन करके माफी भी मांगना चाहता हूं, ये मैसेज किया गया था। हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, ये भी लिखा गया, और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। तो ये वो चार्ट है जो सामने आई है जहां अपॉलॉजी, माफी मांगने की कोशिश रेस्टोरेंट की तरफ से की गई है। आइए अब आपको दिखाते हैं देश और विदेश में बाढ़ बारिश से कैसे हालात बने हुए हैं। कुदरत की मार, जल प्रहार से हाहाकार। मैदान से पहाड़, बादलों का आफतकाल। कहीं टूट रहे पहाड़ तो कहीं सड़कों पर सैलाब। कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं जल भराव। अगस्त का महीना अब खत्म होने वाला है, लेकिन पहाड़ से मैदान तक कुदरत का कहर जारी है। आसमानी आफत से लोग करा रहे हैं। कहीं पहाड़ टूट रहे हैं तो कहीं बारिश की वजह से सड़कें समंदर बनी हैं। कहीं गंगा यमुना नदियां उफान पर हैं। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के डोडा की। इस तस्वीर को देखकर इस रास्ते से गुजर रहे लोगों की सांसें अटक गई। अचानक पहाड़ों से पानी गिरने से लोग जहां थे वहीं ठहर गए। आवाजाही ठप हो गई, रास्ते बंद हो गए। फ्लैश फ्लड का पानी सड़क पर आ गया। घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से कहा है कि जब तक रास्ते ठीक नहीं हो जाते तब तक वो इस रास्ते से नहीं गुजरे। उत्तराखंड में भी लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। तमसा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालात ये है कि प्रसिद्ध सिद्धपीठ श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है। नदी का जलस्तर अचानक बहुत तेजी से बढ़ने के कारण मंदिर के घाट, सीढ़ियां और प्रवेश मार्ग पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। तेज बारिश और तूफान के बाद टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास पेड़ गिरने से 2 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से पर्यटकों पर भी असर पड़ रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार मानसून बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक दिन पहले नागनाला के पास एक भीषण लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भर कर सीधे नीचे नाले में जा गिरा। इस तस्वीर को देखने के बाद लोगों में दहशत फैल गई। मध्य प्रदेश के सागर जिले में उस समय अफरा तफरी मच गई जब आबचंद गुफा क्षेत्र में गदेरी नदी के तेज बहाव के बीच 9 बच्चे फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। तेज बहाव और पानी का स्तर अधिक होने के कारण रेस्क्यू टीम को बच्चों को बचाने में काफी दिक्कत हुई। पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से आखिरकार सभी 9 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
जबलपुर में बरगी बांध के 13 गेट खोले जाने के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि नर्मदा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही घाटों पर बने कई मंदिर और दुकानें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों को तैनात किया गया है। ऊपर साइड में करो। घाटों पर लाउडस्पीकर के जरिए लगातार लोगों को सतर्क किया जा रहा है और गहरे पानी में जाने से रोकने की अपील भी की जा रही है। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं, हम उनको यही हिदायत दे रहे हैं कि किनारे पे बैठ के स्नान करें। और इसमें करीबन अभी 4000 क्यूसेक तक का पानी छोड़ा गया हुआ है और नर्मदा का जल स्तर और भी आगे बढ़ने की संभावना। कितने गेट खोले गए, कितनी ऊंचाई तक है पानी? अभी नर्मदा जी के 13 गेट खोले गए हैं और करीबन 30 से 40 फीट तक की ऊंचाई पे गया है। बाढ़ और बारिश के कहर से सिर्फ हिंदुस्तान के लोग ही प्रभावित नहीं हैं, बल्कि दुनिया के कई देशों में इसका असर देखा जा रहा है।